Hello guys, what's up? Today in this video we will continue our important question series, and this video is related to most important questions of cost of capital. Let's start the video. तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PQR लिमिटेड इज एज फॉलोज. इसमें 10% डिबेंचर दे रखे 3 लाख के, 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखे 2,50,000 के, इक्विटी शेयर दे रखी जिसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर है, उसकी वैल्यू है 5 लाख, और टोटल हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का है 10,50,000 अमाउंट का है. ठीक है, अब इसमें कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम उसे रीड आउट. हमारा फर्स्ट पॉइंटर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, दैट इज 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, जिसमें 2% हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है एंड 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी. द मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज 110. आप देखिए मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसे हाईलाइट भी कर रखा है कि 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल, मतलब जब हम डिबेंचर हम रिडीम करेंगे तो हमारे उसमें जो मतलब हमें जो रिडीमेबल वैल्यू है हमारी वो कितनी है 100. ठीक है, एट पार, और हैज़ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, और हमारी 2% क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ डिबेंचर. ठीक है, एंड 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, इसकी मेच्योरिटी 10 ईयर्स की है. द मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज 110. फिर सेकेंड पॉइंटर है हमारा 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट. इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट 3% की आई है, और जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ये हमेशा फेस वैल्यू पर निकलती है. इस क्वेश्चन मतलब चाहे आपको मतलब जो इशू प्राइस है वो कुछ भी दे रखा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इशू प्राइस द फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू. फिर एंड 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, इसमें भी 10 ईयर्स की मेच्योरिटी है. द मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर इज 108. इसमें 108 का मार्केट प्राइस दे रखा है. फिर थर्ड पॉइंटर है हमारा इक्विटी शेयर ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट. इसमें देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में फ्लोटेशन कॉस्ट की परसेंटेज गिवन थी, यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है कि ₹4 की हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आई, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ₹25. मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 25 चल रहा है. द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब हमें जो D1 चाहिए होता है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो D1 इन्होंने हमें दे रखा है. द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%. 5% की एनुअल ग्रोथ दे रखी है. द फर्म हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. फिर हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंटर पे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 30%. इसमें हमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दे रखा है. मैंने आपको, अगर आपने मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की समरी नोट्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया था कि डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, बेस डिविडेंड होगा तो इसे D0 मानेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा तो उसे D1 मानेंगे, एंड ऑफ द करंट ईयर डिविडेंड होगा तो उसे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मानेंगे. सब अच्छे से क्लियर किया था. डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वो पर्सनल टैक्स, सब अच्छे से क्लियर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी अभी फटाफट जाओ और देखो. ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. फिर हमारा आगे को क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट. हमें एट द एंड इसमें निकालना क्या है, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक निकालना है मार्केट वैल्यू यूज़ करते हुए. मतलब अगर हम मार्केट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो इसमें रिटेन्ड अर्निंग नहीं है क्वेश्चन में, वरना अगर मार्केट वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है और आपसे बोला है कि मार्केट वैल्यू का वैक निकालो, तो उसमें रिटेन्ड अर्निंग को नहीं लेते. ये भी मैंने आपको समरी नोट्स में बताया था, मतलब बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था उन सब चीज़ों को. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन में बार बार एक ही चीज़ आती है, उस सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया था. तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपका बेस वहाँ पे मेंटेन हो जाए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए अच्छे वाले. ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स दे रखा है. सोर्स देखो हमें डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये हमने सोर्स लिख लिया. वहाँ पे मैंने उसका फॉर्मेट भी, आपको वैक का फॉर्मेट भी ऐसे एकदम अच्छे से रिवाइज करा दिया था. सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक. अगर आपने अभी भी नहीं किया तो मेरे साथ बोलिए, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक. ठीक है, अब सोर्सेज में आता है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर. अब यहाँ पे ये जो हमें ये जो ऊपर दे रखी है वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में, ये जो वैल्यूज दे रखी है हमें, ये हमारी वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू. हमें इसे मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब ये देखिए डिबेंचर हमारा, जो एक डिबेंचर है वो 100 रुपीज़ का है, तो अगर हम उसे मार्केट वैल्यू पे शिफ्ट करेंगे तो 3 लाख को पहले 100 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो हमारी मार्केट वैल्यू निकल जाएगी 3,30,000. फिर ऐसे हम प्रेफरेंस शेयर पे आएंगे. प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ पर
प्रेफरेंस शेयर है तो 2,50,000 को पहले डिवाइड करेंगे 100 से और फिर उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है विच इज़ 108, तो 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी 2,70,000। फिर हम यहाँ पे आते हैं हमारे इक्विटी शेयर पे। इक्विटी शेयर पे हमारा 5 लाख का टोटल अमाउंट है जिसमें हमारा 10 पर शेयर है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 25 चल रहा है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 12,50,000 और हम टोटल करेंगे अमाउंट का तो 18,50,000। फिर इसका वेट निकाल लेंगे, वेट कैसे निकालते हैं 3,30,000 डिवाइडेड बाय 18,50,000 विच इज़ इक्वल टू 0.178। फिर इसका प्रेफरेंस शेयर का वेट निकालेंगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय 18,50,000 मल्टीप्लाई तो फिर वो वेट आ जाएगा 0.145। ऐसे हम नीचे वेट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अब आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रेट, मतलब रेट कैसे निकालना है। रेट हम ये नहीं कि रेट जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है ये ले लेंगे 10%, 12%, ऐसा नहीं होता। इन्होंने हमें रेट दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें रिडीमेबल की मतलब टेन्योर दे रखा है डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का, तो इसमें कौन से वाले जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला, विच इज क्या होता है इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन और होल अपॉन बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ये वाले फॉर्मूले मैंने कराए थे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो वाले फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। तो केडी, अब केडी में वैल्यू पुट कीजिए। इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना है 10 है, तो 10 यहाँ पे आ गया। फिर 1 माइनस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्वेश्चन में कितना था 30%, तो 1 माइनस टैक्स विच इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.3 करेंगे प्लस आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस एनपी, तो आरवी कितना था मैंने कहा था ना रिडीम करेंगे 100 पे, तो 100 आरवी और इसमें से माइनस करनी थी जो एनपी थी, उसमें से हमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी थी, ठीक है ना। तो 100 में से हम जो 2% थी ना हमारे यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट, ये रही हमारी 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे ऐसे। फिर हमारा जो केडी का रेट है वो 7.27 आ गया। फिर ऐसे प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर में हम 1 माइनस टैक्स नहीं लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पे पीडी लिखते हैं खाली, पीडी विच इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख रहे हैं ना 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 12 है यहाँ पे हमारा पीडी। फिर 100 माइनस 100 हमारी रिडीमेबल वैल्यू और माइनस 97, क्यों 97 एनपी आना था नेट प्रोसीड्स, लेकिन यहाँ पे हमारी जो 3% है प्रेफरेंस शेयर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंटर में देखिए, जो यहाँ पे 3% फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज हो रही है ना, तो 100 का 3% 3 आएगा और तो माइनस कर देंगे 100 में से 3 विच इज इक्वल टू 97, तो 97 डिवाइडेड बाय 10 और 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा केपी क्या आया 12.48%, ठीक है ये आ गया। फिर हम निकालेंगे के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है D1 अपॉन में P0 प्लस G, तो D1 हमारा D1 क्या था देखिए जरा यहाँ पे दे रखा था मैं द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर डिविडेंड इज ₹2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा D1 डिवाइडेड बाय P0, तो P0 का क्या था हमारा 25 था, जिसमें से हम 4 रुपीज़ हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, आपको ये मतलब ऐसे मैंने स्टार मार्क करके भी लिखा है, डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट फ्रॉम P0 इन द कैलकुलेशन ऑफ KE, मतलब अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो मेक श्योर कि आप उसे डिडक्ट करो P0 में से, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ है हमारी 5%, तो हमारा आंसर ये जो KE है हमारा ये निकल गया हमारा 14.5%, ये रहा यहाँ पे। फिर वैक आ जाएगा हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना है सिंपली वेट और रेट को मल्टीप्लाई किया, वेट और रेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.178 7.27 1 और आंसर वैक आया हमारा 1.2940। ऐसे आप सिमिलर सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे वैक आ जाएगा और फिर उसे टोटल कर दीजिए, समेशन कर दीजिए 1.2940 का, 1.8096 का, 9.7875 का, तो ये आ जाएगा 12.8911, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले ना इसके ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इसका ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, फिर ये सेकंड पेज है, फिर ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है, ठीक है। मैंने इसमें ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हर क्वेश्चन में मतलब ध्यान ही रखनी है, उसे हाईलाइट भी किया है कि बार बार आपकी नज़र उस पर पड़े और वो आपको याद। अब आपने होप सो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स दे रखे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया था
एज पर इज मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर, कि कितना अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। फिर बुक वैल्यू हमें दे रखी है, सोर्सेज दे रखे हैं। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंटर है उसका इक्विटी। इक्विटी शेयर आर क्वोटेड एट ₹130 per share and a new issue price is ₹125 per share will be fully subscribed. Flotation cost will ₹5 per share. Flotation cost हमें दे रखी है 5, फिर हमें न्यू इशू का प्राइस दे रखा है 125. फिर हम आते हैं डिविडेंड की तरफ। ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹10.60 to ₹14.19. Share dividend at the end of current year is expected to be ₹15 per share। मतलब जो हमारा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है विच इज़ D1, हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है। और हमें जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि ड्यूरिंग दी प्रीवियस 5 years, जो हमारे प्रीवियस 5 years उसके दौरान क्या हुआ था, जो हमारा 0 ईयर पर जो हमारा डिविडेंड था विच इज़ 10.60, और फिर वो इंक्रीज होता 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 गया कहाँ तक, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो कितना था 14.19 पर शेयर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर के उस पर इन्फॉर्मेशन पे। 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रिलाइज ₹105 पर शेयर, यानी अब इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है 105 चल रहा है। फिर हम आते हैं डिबेंचर पे। द कंपनी प्रपोजेज टू इशू 11 ईयर 15% debenture, but the yield on debenture of similar maturity and risk class is 16%. Flotation cost is 2%. एक बार इसे दोबारा रीड आउट कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द कंपनी प्रपोजेज टू इशू 11 ईयर, यानी उसका टेन्योर कितना है 11 ईयर हो गया। फिर 15% डिबेंचर है, बट द यील्ड ऑन द डिबेंचर ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड सिमिलर रिस्क क्लास इज 16%। यानी आप एकदम एज्यूम की, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन एज्यूम कीजिए जिसमें ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड वाली जो कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है 16% और बी लिमिटेड वाली दे रही है डिबेंचर पे 15%। दोनों का रिस्क भी सेम है, दोनों की मैच्योरिटी भी सेम है। तो आप समझिए जो कंपनी 16% दे रही है विच इज़ ए लिमिटेड, तो उसकी जो उसकी मतलब वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए ना एज़ कम्पेयर टू जो कम दे रही है। इसमें भी ऐसा केस है। इन्होंने क्या बोलने का ट्राई किया है कि जो 16% वाली कंपनी है उसका मतलब वो डिविडेंड आपको जो डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इंटरेस्ट आपको 16% दे रही है और बी लिमिटेड 15% दे रही है। दोनों का रिस्क भी सेम है, दोनों के मैच्योरिटी भी सेम है। ठीक है, अब हम आते हैं टैक्स पे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35% दे रखा है, इग्नोर डिविडेंड टैक्स, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 35%। फिर मैंने ये बताया था ना फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू, वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होती है। फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें बुक वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एट मार्केट वैल्यू वेट। मतलब आपको बुक वैल्यू वेट से भी निकालना है और मार्केट वैल्यू वेट से भी निकालना है। अभी हम बुक वैल्यू को ट्राई करते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मार्केट वैल्यू को उठाया था आज। ठीक है, पहले मतलब उसमें मार्केट वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट थी तो हमने मार्केट वैल्यू को सॉल्व किया। अब इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है तो हम पहले बुक वैल्यू को करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले सोर्सेज लिख लेते हैं हम, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंशियल, डिबेंचर। ठीक है, ये मैंने सोर्सेज लिख लिए। फिर अमाउंट एज पर बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में अमाउंट कितना है 1,20,000, 30 लाख, 36 लाख, 9 लाख। ये रहा यहाँ पे 1,20,000, 36 लाख, 9 लाख, 30 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आया 1,95 लाख। ठीक है, एज पर जो इसका 1,95 लाख का हमारा अमाउंट आया इसके अकॉर्डिंग हम वेट निकाल लेंगे विच इज़, जैसे मैं आपको इक्विटी का निकाल के बताती हूँ वैसे ही सेम सबका निकलेगा। इक्विटी का वेट कैसे निकालेंगे हम 1,20 लाख डिवाइडेड बाय 1,95 लाख और इसका वेट निकल जाएगा हमारे पास 0.615। ठीक है, ऐसे ही सबका निकलेगा। फिर हम आते हैं रेट की तरफ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट कैसे निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था जो रेट क्वेश्चन में गिवन है हम उसे डायरेक्ट नहीं लेते क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो उसके अकॉर्डिंग रेट चेंज होता है। ठीक है, हम पहले आते हैं KE पर। फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा KE से रिलेटेड है। D1 में P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस GA इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें D1 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये रहा इक्विटी वाले कॉलम में आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है डिविडेंड वाले कॉलम में आते हैं। द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी, जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15%। तो डिविडेंड यहाँ पे D1 15, जो इसका इक्विटी का इशू प्राइस चल रहा था वो 125 और इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट थी -5, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट 5 थी तो मैंने -5 किया उसे
मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6% विच इज़ इक्वल टू 18.5% हमारा इक्विटी का रेट निकल गया। फिर हम आते हैं रिटेन्ड अर्निंग पे, क्योंकि ये दोनों रिलेट करते हैं ना आपस में, तो हम यहाँ पे आते हैं रिटेन्ड अर्निंग पे। रिटेन्ड अर्निंग पे हम देखें इसमें क्या था 15D1। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि के आर इज इक्वल्स टू के ही होता है, तो हमने 18.5 ही क्यों मतलब 18.5 क्यों नहीं लिया, हम अलग से इसकी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर जो फ्लोटेशन कॉस्ट ब्रोकरेज का इम्पैक्ट कभी भी के आर में रिटेन्ड अर्निंग में नहीं आता, बिकॉज इट इज़ अ रिजर्व। आप इसे रिजर्व की तरह रख रहे हैं और जब आप इसे इशू ही नहीं कर रहे हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट ब्रोकरेज इन सब का सवाल कैसे आ सकता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं आएगी ना, आप रिजर्व कर मतलब या तो आप ये तो पैसे आप ही के पास है अपने, तो इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे आएगी। तो हमने जो ऊपर के ई निकालते वक्त फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस की थी, हम उसे यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। तो 15D1 अपॉन में P0 हमारा 125 था, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6% इज इक्वल्स टू 18%। तो हमारा के आर क्या आया 18%। अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम के आर इज इक्वल्स टू के ई ही लेंगे, ठीक है। अगर पर्सनल टैक्स गिवन है तो फिर वो के ई के साथ में 1 माइनस टैक्स करके आ जाएगा। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रीकैलकुलेट करेंगे हम अपने के आर को। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, डू नॉट डिडक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट फ्रॉम 125 बिकॉज इट इज़ अ रिजर्व। ये तो आप ही का पैसा है ना, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लग सकती है, ब्रोकरेज नहीं लग सकती है, तो हम इसे डिडक्ट क्यों करें, ठीक है। फिर हम आते हैं, देखो हमारा के ई वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, के आर वाला हो गया, मतलब इक्विटी का हमने रेट निकाल लिया, उसका भी निकाल लिया, रिटेन अर्निंग का भी निकाल लिया। अब प्रेफरेंस शेयर का निकाले, हाँ प्रेफरेंस शेयर का निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो रिडीमेबल वाला सीन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें मैच्योरिटी का टाइम पीरियड नहीं गिवन कि मतलब जो प्रेफरेंस शेयर की वो कब हो रही है, कितने पे कितना उसका टेन्योर है, कुछ नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, जो PD अपॉन NP वाला फॉर्मूला लगा, PD कितना है, यहाँ पे PD हमारा 15% प्रेफरेंस शेयर है तो PD 15 है, और NP हमारा जो नेट प्रोसीड्स है वो कितना है 105 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यहाँ पे KP हमारा निकल गया 14.285, ये लिख दिया हमने रेट में 14.285। फिर हम यहाँ पे आते हैं हमारे डिबेंचर वाले कॉलम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये डिबेंचर वाली एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी, मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे देखिए जो 16% वाली कंपनी है, मैंने क्या कहा था, उसकी जो वैल्यू है वो मतलब तो ऑब्वियस है ना कि ज़्यादा होगी, तो 16% को हमने 100 लेट किया। 15% वैल्यू, जो 15% हमारी दे रही है कंपनी, उसकी वैल्यू जो मतलब जो उसका NP है वो कितना आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15% मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 16% निकालेंगे तो ये 93.75 ये हमारा NP नहीं, ये हमारी फेस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इफ कंपनी वॉन्ट्स टू इशू एट 15% देन डिबेंचर विल बी इशूड एट डिस्काउंट ₹93.75। तो कंपनी को इशू ही 93.75 में करना पड़ेगा, बिकॉज अरे लोग आपसे खरीदेंगे क्यों, जब सेम रिस्क क्लास है, सेम मैच्योरिटी है, तो फिर वो 16% वाले के पास नहीं जाएंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे सेम प्राइस पे अगर दोनों मिल रही होगी तो इसलिए आपको थोड़ा डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इशू प्राइस बनेगा 93.75 इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़। आप 100 रुपीज़ में कर ही नहीं सकते ना, अगर आप करेंगे भी तो फिर सारे लोग 16% वाले की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 11 ईयर का वो मैच्योरिटी वाला टाइम पीरियड भी दे रखा, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है, तो इसका फॉर्मूला भी वो रिडीमेबल वाले के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है 15, 1 माइनस टैक्स हमें 35% दे रखा था, तो 0.35 प्लस RV रिडीमेबल वैल्यू इसकी 100 है, माइनस 91.75 ये हमने क्यों लिया, आप ही बताइए ज़रा, सोचिए 91.75 क्यों लिया, बिकॉज 90, देखिए 100 में से 6.25 तो हमने वो जो हमारी 93.75 तो हमारा इशू प्राइस ही आया था, इसमें सब फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस करना भूल गए ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस होगी, इसलिए ये 91.75 आया। और इसलिए मैंने इसे मेन ऐसे स्टार करके हाईलाइट भी किया कि ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे मतलब जनरली क्या होता है कि जो 93.75 तक तो पहुंच जाते हैं, फेस वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना भूल जाते हैं, तो फिर वो आंसर पूरा ऐसे बैक पूरा ख़राब हो जाएगा, आपका KD ख़राब हुआ, फिर बैक कैल ख़राब हो जाएगा, और बाकी सब फिर जो करने का है वो भी क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाय 11, और यहाँ पे 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाय 2, KD हमारा आया 10.9, यहाँ पे 10.9 आया, और बाकी सबके मैं रेट्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। यहाँ पे अब वेट और रेट को फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, और फिर वैक का जो वैक वाली
कॉलम है उसका समेशन कर लो तो ये आ जाएगा 17.28। ठीक है, आपका टोटल वैक आ गया एज पर बुक वैल्यू। अब आप कहेंगे मार्केट वैल्यू सेम ऐसी होगी जैसे मैंने आपको ऊपर कराई थी। अब मार्केट वैल्यू में क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेंगे हम। ठीक है, मार्केट वैल्यू एज पर ही हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2,33,75,000, 10,40,000। हम इसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू ले लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेंगे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेते मार्केट वैल्यू में जब बैक कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है, तो वो नहीं लेनी है। बस यहाँ पे हमारी मार्केट वो निकल जाएगी, रेट हमने निकाल ही लिए थे, बैक एज पर मार्केट वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, I hope you like this video. Before leaving, don't forget to like and comment and also subscribe my channel also. Thank you for watching. Bye.